क्या व्हाट्सएप का प्राइवेसी को लेकर जो अभी इशू उठा था वह केवल और केवल हम सभी के निजता के हनन का मुद्दा ही था, या उसे एक लार्जर सेनेरियो में अगर देखें तो वह लोकतंत्र और चुनाव से भी जुड़ा हुआ मुद्दा था। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर साहब थे, अलेक्जेंडर कोगन। प्रोफेसर साहब ने अच्छा खासा रिसर्च करके एक ऐप डेवलप किया। उस ऐप का नाम था दिस इज योर डिजिटल लाइफ। यह ऐप बड़ा जबरदस्त था और इस ऐप से किसी की शख्सियत का अंदाजा, किसी की शख्सियत का खाका खींचा जा सकता था। इस ऐप को फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर चलने की परमिशन दे दी और यह चलने की परमिशन एकेडमिक और रिसर्च पर्पस से थी। फेसबुक पर 2,70,000 लोगों ने इस ऐप को यूज किया और उन 2,70,000 लोगों के दोस्तों मित्रों के माध्यम से तकरीबन 5 करोड़ यूजर्स का डेटा प्रोफेसर कोगन के इस ऐप के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रोफेसर साहब की एक अपनी कंपनी भी थी, ग्लोबल साइंस रिसर्च, और प्रोफेसर साहब ने ये जो फेसबुक के प्रोफाइल से डेटा हासिल किया था, उस 5 करोड़ डेटा का सौदा उन्होंने कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक जानी मानी कंपनी से कर लिया। उन्होंने डेटा बेच दिया। कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम आपको याद आ रहा होगा, कुछ कुछ सुना हुआ नाम। भारत में भी ये नाम बड़ा चर्चा में था, उछला था। कैम्ब्रिज एनालिटिका के कंपनी से किसी भी रूप में जुड़े हुए एक विसिल ब्लोअर सूचना को उजागर करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। विसिल ब्लोअर थे क्रिस्टोफर वाइली, और इस क्रिस्टोफर वाइली नाम के विसिल ब्लोअर ने एक इंटरव्यू में क्लेम किया कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने इस डेटा का इस्तेमाल अमेरिका के अति विवादास्पद राष्ट्रपति सिद्ध हो चुके डोनाल्ड ट्रंप के 2016 के चुनाव अभियान में सहायता के लिए किया। आप कहेंगे कि डेटा से, फेसबुक के यूजर्स के डेटा से साहब इलेक्शन कैंपेन में कैसे सहायता मिलती है, और डेटा जो है वो इलेक्शन से कैसे जुड़ा हुआ है, फेसबुक का डेटा वो भी। तो उस विसिल ब्लोअर वाइली ने यह बताया कि इस फेसबुक डेटा से यूजर्स के साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तैयार किए गए और इस साइकोलॉजिकल प्रोफाइल का इस्तेमाल उन्हें प्रभावित करने के लिए किया गया। और बहुत दिलचस्प बात है ये, आजकल हम भारतीय क्या हो रहा है, तो कपल्स को लेकर चैलेंज एक चल रहा है। हम एकदम आतुर हैं, हम गोल्ड मेडल लेने के लिए आतुर हैं। हम कपल्स चैलेंज में दुनिया भर की जानकारी फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देने के लिए आतुर रहते हैं। जब आप किसी ऐप पर, जब आप किसी चैट प्लेटफॉर्म पर, इंस्टेंट मीडिया सर्विस प्रोवाइडर चैट प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी अपनी जानकारियां देते हैं, तो उस जानकारियों के आधार पर और आपके लाइक्स के आधार पर
आपकी शख्सियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में कैम्ब्रिज एनालिटिका के द्वारा 5 लाख फेसबुक यूजर्स के डेटा के साइकोलॉजिकल प्रोफाइल के आधार पर जो कैंपेन किया गया, सोशल मीडिया कैंपेन, उस कैंपेन को ज्यादा इंप्रेसिव पाया गया। और वो परंपरागत जो कैंपेन होता है, जिसमें जैसे भारत जैसे देशों में हम पैम्पलेट वगैरह देखते हैं, इश्तेहारबाजी की जाती है, उसकी तुलना में वो कई गुना ज्यादा प्रभावी था, असरदार था। 2013 में एक स्टडी हुई, और ये स्टडी कोई नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा हुई। इस स्टडी की फाइंडिंग्स थी कि अगर किसी के पास पर्याप्त डेटा हो तो महज लाइक्स के आधार पर उसके सियासी विचारों, उसके राजनीतिक विचारों के साथ साथ उसके संवेदनशील निजी खूबियों के बारे में सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है। अब आप ये कहेंगे कि किसी के विचारों और खूबियों का अंदाजा लगा लेने से क्या होता है सर? बहुत कुछ होता है। उसे प्रभावित किया जा सकता है। उसे प्रभावित किया जा सकता है। किसी बच्चे को अगर गाजर का हलवा पसंद है और उसकी मां उस हलवे को ऑफर करती है, तो उसकी जो एक अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट बढ़े या घटे इस बात का मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर उस गाजर के हलवे को कोई बाहरी व्यक्ति ऑफर करता है, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं पूछेगा कि आपको मेरी पसंद कैसे पता लगी और आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। अब यहां पर आप किसी की पसंद को जानकर उसको प्रभावित करते हैं जीवन में, और अगर आप निजी जीवन में ये करते हैं तो ये राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में भी हो सकता है, और ये होता है। और इसलिए ये कहना कि आपके फेसबुक के लाइक्स से आपके बारे में कुछ खास, आपकी शख्सियत के बारे में कुछ खास अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, आपके कमेंट से आपकी शख्सियत के बारे में कुछ खास अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, तो आप सुपरफिशियल थॉट्स रखते हैं, आपको मनोविज्ञान की गहराइयों का अंदाजा नहीं है। जैसे अगर कोई शिरडी के साईं बाबा के प्रति बहुत श्रद्धा रखता है और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर शिरडी के साईं बाबा की फोटो बार बार दिखाई जाती है, तो उसके लाइक्स बढ़ेंगे। और इसका ठीक उल्टा भी होगा कि अगर किसी शख्स को किसी राजनीतिक पार्टी या उसके किसी उम्मीदवार से भड़काना, उसके किसी उम्मीदवार के खिलाफ भड़काना हो, तो शरारतपूर्ण तरीके से, गलत तरीके से, जानबूझकर आप उस राजनीतिक पार्टी या उस शख्स को ये जोड़कर दिखा दीजिए कि ये शख्स शिरडी के साईं बाबा का इसने अपमान किया है। यहां पर अगर वो डिसलाइक ओपनली नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं वो एक मन में नापसंदगी का भाव तो रखेगा ही रखेगा। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों की मीटिंग में कहा था कि अगर 2019 का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें फेसबुक पर 3 लाख जेन्युइन लाइक्स को बढ़ाना चाहिए। फेसबुक की लाइक्स और सांसदों को जीतने का पैमाना, यह कथन कोई हल्का फुल्का कथन नहीं था। यह कथन आप ही कहेंगे कि आपके राजनीतिक प्रोफाइल का पैमाना आज के संदर्भ में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये हैं, आपके फॉलोअर्स कितने हैं, ये बात देखी जाती है। और अगर जेन्युइन फॉलोअर्स हैं
तो इसका मतलब हम अंदाजा लगाते हैं कि व्यक्ति की जो लोकप्रियता है वह लोकप्रियता बहुत अधिक है। लेकिन अगर किसी को अपने राजनीतिक कद को बढ़ाना है, जो पहले नहीं है, वह चुनाव में पहली बार आ रहा है और वह जेन्युइन लाइक्स इतनी नहीं रखता है, तो कई बार उसके मन में यह ख्याल आएगा कि वो इसको गलत तरीके से या बढ़ा चढ़ाकर मैनिपुलेट करके भी हासिल करे और राजनीति में सफलता ले। ये बातें हो रही हैं। फेसबुक के डेटा से चुनाव के नतीजे प्रभावित होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसकी सेखी भी जो कैम्ब्रिज एनालिटिका के पेरेंट जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उन्होंने ब्रिटेन के एक चैनल पर बघारी। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी दुनिया भर के 200 से अधिक देशों में चुनाव अभियानों में सहायता कर रही है। वह एक कंसल्टेंसी फर्म है और उसमें उस लिस्ट में भारत का भी नाम शुमार था। भारत के अलावा ब्रेक्जिट में भी आम लोगों के रुख को जानने के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका के फेसबुक डेटा का यूज किया गया, चुराए गए फेसबुक डेटा का यूज किया गया। कीनिया में, चेक गणराज्य में, नाइजीरिया में, इन सब देशों में, अर्जेंटीना में, ब्राजील में, इन सब देशों में इस तरह की बातें हुई। और बीजेपी और कांग्रेस ने उस 2014 के आसपास कैम्ब्रिज एनालिटिका के इस खुलासे के बाद कि उसने फेसबुक से 5 करोड़ यूजर्स के डेटा की चोरी की है और उसका इस्तेमाल अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में हुआ है, एक दूसरे पर संगीन आरोप लगाए थे। कैम्ब्रिज एनालिटिका को मदद करने वाली कंपनियों में, कैम्ब्रिज एनालिटिका कांग्रेस को मदद करने वाली कंपनियों में थी। और उसी समय नमो ऐप जो था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐप था, उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स में चेंज किया गया कि जो प्राइवेसी सेटिंग्स हैं उन प्राइवेसी सेटिंग्स को चेंज करके बदला गया कि कुछ जानकारियों को वे गोपनीय नहीं रखते हैं बल्कि वो किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा कर सकते हैं। तो जो फेसबुक है, अगर वो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है और व्हाट्सएप के 40 करोड़ कंज्यूमर्स, 40 करोड़ जो उसके यूजर्स हैं वो हिंदुस्तान में हैं, तो उन 40 करोड़ यूजर्स के डेटा का शेयर करके उसके आधार पर मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल बनाकर चुनावों में उसके इस्तेमाल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए आप देखेंगे कि हर जगह डेटा की लड़ाई चल रही है। डेटा पर हर जगह लड़ाई है। व्हाट्सएप को ज्यादा डेटा चाहिए, इसके साथ ही जितने ऐप हैं उनको ज्यादा डेटा चाहिए। कोई कपल चैलेंज के माध्यम से ज्यादा डेटा लेना चाहता है। आईएएस पीसीएस की कोचिंग की तैयारी करने वाले बच्चे जो है वो भी डेटा चोरी में जाने अनजाने संलग्न हैं। इनका कोर्स है, ये किसी को चाहिए। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो डेटा चोरी है ये केवल राजनीतिक संदर्भों में ही नहीं है। 2017 में अखबारों में आपने एक केस पढ़ा होगा। दरअसल ये कहना बिल्कुल ठीक है कि पहले क्या होता था कि सोने की चोरी, बैंक से सोने की चोरी पर फिल्में बनती थी, एटीएम से पैसे की चोरी, धूम धूम फिल्म बनी, आपने देखा होगा। अब क्या है? डेटा चोरी। ब्रिटिश गणितज्ञ एक थे, उन्होंने एक बात कही थी कि डेटा हमारे नए युग का तेल है, ऑयल है। और आप यहां पर यह बात समझेंगे कि क्लाइव हम्बे ने ये जो बात कही थी ये डिजिटल युग के संदर्भ में बिल्कुल सही है, क्योंकि डिजिटल युग जो है वो क्या है,
उसकी पूंजी क्या है? डेटा है। 2017 में फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो ने अपने 1.7 करोड़ यूजर्स के हैकर्स के द्वारा डेटा चोरी हो जाने पर उसको वापस लेने के लिए बहुत बड़ा मोल भाव किया। और कैब एग्रीगेटर कंपनी उबर ने 5.7 करोड़ अपने ड्राइवर्स और राइडर्स का डेटा हैक कर लिए जाने के बाद हैकर्स को $1 लाख देकर डेटा वापस लिया। हमारे देश में आधार कार्ड, मतदाता सूची जो चुनाव आयोग की है, ये सब सरकारी डेटा के सोर्स हैं। टेलीफोन डायरेक्टरी, ये भी एक डेटा का सोर्स है। और इनमें से कुछ पर आप जानते होंगे कि कोई तिजोरी नहीं है, कोई ताला नहीं है। अमेज़न भी एक बहुत बड़ा सोर्स है, फेसबुक एक बहुत बड़ा सोर्स है। और इन सब के साथ साथ आप ये देखेंगे कि उसको लेकर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इसलिए जब इस विवाद पर, व्हाट्सएप के विवाद पर, हम केवल राइट टू प्राइवेसी इन सब की बात कर रहे हैं, तो दरअसल जो डेटा है, उस डेटा का मामला अब निजता तक ही सीमित नहीं रहा। दरअसल अब यह माना जा रहा है कि डेटा के आधार पर एक डेटा इंपीरियलिज्म भी आ सकता है। और ये लोकतंत्र के लिए, संसदीय लोकतंत्र के लिए, चुनावों के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिद्ध होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जो पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, उनमें क्या आपको इस बात का प्रैक्टिकली अंदाजा है कि व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अब एक दूसरा सघन किस्म का ज्यादा बड़ा प्रचारात्मक डिजिटल अभियान चलाया जाएगा और लोगों के मन को, मस्तिष्क को, उनके मतदान व्यवहार को, उनके वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी। और इसमें जो नए इंटरनेट यूजर्स और जियो के 2016 में आने के बाद जो डिजिटल युग में नए प्रवेश करने वाले लोग हैं, वो आतुर लोग हैं। और वो आतुर लोग ऐसे हैं कि उनकी सक्रियता 2 घंटे 3 घंटे नहीं है, 6-6, 7-7 घंटे है ऑन स्क्रीन। इसलिए फेसबुक, या यूं कहें कि व्हाट्सएप का ये जो पूरा मुद्दा था, इसमें जब हम कहते हैं कि राइट टू प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन, ये सब इश्यूज हैं, तो इनके इंप्लीकेशंस क्या हैं? इनका इंप्लीकेशंस अब चुनावों को प्रभावित करने तक पहुंच चुका है। और डेटा चुनावी मुहिम की योजना बनाने में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, सबसे रणनीतिक रिसोर्स है। तो डेटा और चुनावी मुहिम, डेटा साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तैयार करने में एक सबसे आधारभूत फैक्टर है। और डेटा के आधार पर हम दूसरे के वोटिंग बिहेवियर को भी कुछ हद तक प्रभावित कर सकते हैं, खास किस्म की एडवर्टाइजिंग करके। इसलिए डेटा अब चुनावी रणनीतियों में केवल और केवल उपयोगी इनपुट नहीं है। इससे केवल चुनाव में नक्शे चुनाव क्षेत्रों के अब नहीं बनते, और इसके साथ ही चुनाव बूथों का सूक्ष्म स्तर पर प्रबंधन ही नहीं होता। डेटा दरअसल चुनाव जीतने में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और डेटा एनालिसिस, बिग डेटा, ये सब जो है पैसे से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो है व्हाट्सएप के इस पूरे मुद्दे को इस पूरे परिदृश्य में देखेंगे तो इसके राजनीतिक जो
आयाम हैं, वो आयाम क्या है आपको नजर आएंगे। और इस पर हम लोग एक विस्तृत परिचर्चा व्हाट्सएप से जुड़ी हुई करेंगे। ये केवल ये आपको इस राजनीतिक संदर्भ में मैंने आपको बताया, एक अलग से इस पर वीडियो का निर्माण किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।